नमस्कार। आज बात करेंगे मुगल साम्राज्य के शायद सबसे विवादास्पद बादशाह की, औरंगजेब, और साथ ही उनके शासनकाल से जुड़े एक बहुत बड़े, बहुत ही दिलचस्प विरोधाभास को समझने की कोशिश करेंगे। और वो सवाल ये है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि एक साम्राज्य जब अपनी ताकत की बुलंदी पर हो, सबसे बड़ा हो, तभी उसके पतन की शुरुआत भी हो जाए। यही वो पहेली है जो औरंगजेब के दौर को इतना अहम बनाती है। तो देखिए, पहले यह समझना जरूरी है कि औरंगजेब ने हासिल क्या किया था। उनके दौर में मुगल साम्राज्य अपने सबसे बड़े आकार तक पहुंचा। जरा सोचिए, उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में जिंजी तक और पश्चिम में काबुल से लेकर पूर्व में चटगांव तक इतना विशाल साम्राज्य पहले कभी नहीं था। तो फिर अगर सब इतना अच्छा था तो गड़बड़ कहाँ हुई? इसका जवाब हमें खुद बादशाह औरंगजेब के किरदार और उनकी नीतियों में मिलता है। औरंगजेब का व्यक्तित्व आप देखिए काफी पेचीदा था। एक तरफ तो वो बादशाह थे जिन्होंने शाही शान शौकत छोड़कर एक बहुत ही सादा जीवन अपनाया, यहां तक कि वो खुद एक माहिर वीणा वादक भी थे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब बादशाही नीतियों की आई तो वो बहुत सख्त और रूढ़िवादी थे। जैसे शराब पर पाबंदी लगा दी और जजिया यानी गैर मुसलमानों पर लगने वाला टैक्स उसे फिर से लागू कर दिया। लेकिन कहानी में एक और मोड़ है। ये भी सच है कि गद्दी पर बैठते ही उन्होंने आम लोगों की सहूलियत के लिए करीब 80 तरह के टैक्स खत्म भी कर दिए थे। तो मामला इतना सीधा नहीं है। असल में औरंगजेब को विरासत में एक बहुत बड़ी चुनौती मिली थी। एक ऐसा आर्थिक संकट जिसे अक्सर एक अनार 100 बीमार वाली कहावत से समझाया जाता है। इस संकट का नाम था जागीरदारी संकट। अब ये है क्या? देखिए, आसान भाषा में समझे तो साम्राज्य में बड़े बड़े अफसरों और अमीरों यानी मनसबदारों की गिनती इतनी ज्यादा हो गई थी कि उन्हें सैलरी के बदले देने के लिए जमीन यानी जागीर कम पड़ने लगी थी। एक तरह की सिस्टमिक प्रॉब्लम थी ये। और यहीं पे वो कहावत फिट बैठती है, एक अनार और 100 बीमार। मतलब संसाधन एक अनार जितने और दावेदार 100 बीमारों जितने। और इसी एक बड़ी समस्या ने औरंगजेब के पूरे शासनकाल की दिशा तय कर दी। तो सवाल ये है कि औरंगजेब ने इस एक अनार 100 बीमार वाली मुश्किल का क्या हल निकाला? उनका जवाब था जंग और ज्यादा जमीन पर कब्जा, मतलब लगातार सैन्य विस्तार। अब ये जो उनकी पॉलिसी थी ना, वो एक तरह का दुष्चक्र, एक विशिष्ट साइकिल बन गई। सोचिए, नए राज्य जीतो, क्यों? ताकि नई जमीन और पैसा मिले। उस पैसे और जमीन से क्या होगा? नए अमीरों को खुश किया जाएगा। लेकिन इस सब में इतने विद्रोह हुए और उनको दबाने में इतना खर्चा हुआ कि ये चक्र कभी खत्म ही नहीं हुआ। फायदा कम, नुकसान ज्यादा। और नतीजा क्या निकला? नतीजा ये कि औरंगजेब का पूरा शासनकाल लड़ाइयों में ही गुजर गया। जाट, बुंदेला, सिख, सतनामी, पठान, राजपूत, मराठा और तो और पुर्तगाली और अंग्रेज भी। मतलब साम्राज्य हर तरफ से चुनौतियों से घिरा हुआ था। और ये आंकड़ा तो सच में हैरान करने वाला है। अपने लगभग 50 साल के शासन में से पूरे 25 साल औरंगजेब ने सिर्फ दक्कन की लड़ाइयों में बिता दिए। सोचिए, आधी जिंदगी जंग के मैदान पर। तो ये जो लगातार जंग, खाली होता खजाना और चारों तरफ विद्रोह का माहौल था, इसी ने उस महान पतन की जमीन तैयार की जो औरंगजेब की मौत के फौरन बाद शुरू हो गया। और ये पतन बहुत तेजी से हुआ। देखिए, 1707 में औरंगजेब की मौत हुई। साम्राज्य बड़ा तो था, पर अंदर से कमजोर हो चुका था। और बस कुछ ही दशकों में 1739 में ईरान के नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला करके उसे तहस नहस कर दिया। मयूर सिंहासन और कोहे-नूर सब लुट गया। और इसके बाद तो यूरोपीय ताकतों के लिए जैसे दरवाजे ही खुल गए। तो अगर हम मुगल साम्राज्य के पतन के कारणों को समेटें तो क्या सामने आता है? सबसे बड़ा हिस्सा था अंदरूनी विद्रोहों का। फिर लगातार लड़ाइयों से खजाना एकदम खाली हो चुका था। औरंगजेब के बाद कोई ताकतवर बादशाह नहीं आया और ऊपर से विदेशी आक्रमणों ने ताबूत में आखिरी कील ठोक दी। तो कुल मिलाकर कहानी का सार यही है, औरंगजेब चाहते क्या थे? एक मजबूत, एक सेंट्रलाइज्ड और रूढ़िवादी साम्राज्य। पर हकीकत में वो अपने पीछे क्या छोड़कर गए? एक ऐसा साम्राज्य जो अपनी हदों से ज्यादा खेच चुका था, दिवालिया हो चुका था और अंदर से बुरी तरह बटा था। तो आखिर में ये सवाल फिर से सामने आता है कि औरंगजेब के दौर को हम कैसे देखें? क्या ये मुगल साम्राज्य का शानदार सूर्यास्त था, उसकी आखिरी चमक, या फिर उस लंबी अंधेरी रात की शुरुआत जिसके बाद सुबह नहीं हुई?
यही औरंगजेब की वो जटिल विरासत है जिस पर आज भी बहस जारी है।